नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसके बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सीएम सैनी ने कहा कि चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में बिना किसी भेदभाव के काम किए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हर कदम पर झूठ की राजनीति की है। कि पहले से ही हमारी कैबिनेट की मीटिंग तय थी, तो आज वो कैबिनेट की मीटिंग भी हमने की है, उसके बारे में भी मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग ने कल जो हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा का बिना भेदभाव के समुचित विकास किया है। मैं आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के सामने और हरियाणा की विकास यात्रा का ब्यौरा रखूंगा। साथ साथ विपक्ष के लोगों से भी इस बात के लिए हम पूछेंगे कि जनता के सामने झूठ बोलने से बेहतर तो ये रहेगा कि वो अपने कामों का गुणगान करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमने ये काम किया, हम यहां पर रहे। झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। जनता से भी अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को इनके झूठ के बारे में सबक सिखाने का काम करें। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने हर क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। मैं हरियाणा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लें। अपना मत अवश्य वो डालें। मैं ये अपील करूंगा, क्योंकि मतदान महादान है। आप इसके लिए मैं अपील करना चाहूंगा सभी मतदाताओं से कि आप इसके लिए विशेष समय निकालिए और विशेष समय निकाल करके इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर हिस्सा लेते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोग करें। ऐसा मैं आग्रह हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से करता हूं। आज मंत्रिमंडल के समक्ष जो अभी पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौकरियों में अनुसूचित जाति के कोटे में वर्गीकरण के संबंध में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो आज रखी गई। उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार किया है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आचार संहिता उसको हमने देख करके ये अनुशंसा की है कि चुनाव आयोग को भेजी जाए रिपोर्ट। जैसा भी चुनाव आयोग उसके ऊपर दिशा निर्देश देगा, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक ये अनुशंसा है क्या आयोग? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2 प्रकार के वर्गीकरण की सिफारिश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है। एक अन्य अनुसूचित जाति, दूसरा वंचित अनुसूचित जाति। उसके अंदर जो ऐसी समाज के अंदर गरीब व्यक्ति है, ऐसे लोगों को, और उसके अंदर आयोग ने ये विश्लेषण भी किया, क्योंकि रिपोर्ट पिछली कैबिनेट के अंदर हमने आयोग को भेजी थी। आयोग ने जो एससी आयोग है उसने इसके ऊपर विश्लेषण किया कि वंचित अनुसूचित जाति की संख्या में 50% से ज्यादा हिस्सा होने से के बावजूद उनका नौकरियों में प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से काफी कम है। ये आयोग ने रिपोर्ट देकर के भेजा है।
कौन सी जाति है? ये मैं बता रहा हूँ, मैं सारा कुछ बताऊंगा। पहले बात पूरी हो जाए, सवाल बाद में। मैं आपको बताऊंगा आगे। अन्य अनुसूचित जातियों में जैसे चमार है, रेगर है, रायगर है, रामदासी है, रविदासी है, बलही है, बटाई है, मोची है। विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शाहबाद से विधायक शुगरफेड के पूर्व चेयरमैन रामकरण काला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने भी जेजेपी में सभी पदों और दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद देश भर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी पैदल मार्च निकालकर डॉक्टर ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। आईएमए के बैनर तले व अन्य मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर करीब 100 से ज्यादा अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। डॉक्टर्स की मांग है कि कोलकाता में जो ट्रेनिंग डॉक्टर की बेरहमी से हत्या की गई है और उसके बाद अभी तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई, उसको लेकर डॉक्टर्स में आक्रोश है। इसी से गुस्सा होकर डॉक्टर्स ने पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। चीफ जस्टिस साहब को भी लेटर लिखा है कि डॉक्टर्स को जनसेवक कानून में आना चाहिए। और देखो कितनी दर्दनाक बात है कि जीवन बचाने वाले का ही जीवन लिया जा रहा है। डॉक्टर जो है वो लोगों का जीवन बचाता है। आज डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं, हॉस्पिटल पे के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। लोग इतने डॉक्टर्स के प्रति इतने, जो पहले डॉक्टर्स को भगवान माना जाता था, कि सबसे बड़ा हमें इंसाफ तब मिलेगा जब कानून में बदलाव लाया जाएगा। ऐसे भेड़ियों को बहुत जल्दी बेल भी मिल जाती है, तो कानून में बदलाव के लिए भी एक सिफारिश है और साथ साथ राष्ट्रपति शासन लगाकर। मैम आज सड़कों पर उतरने क्या वजह है? आज सड़कों पर उतरने की सड़कों पर उतरने की वजह आपको भी पता होगी, जो हमारी एक डॉक्टर महिला के साथ इतना सघन्य अपराध हुआ है, उसके साथ बलात्कार के साथ मर्डर भी हुआ है उसका, तो ये उसके लिए ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो आज हमारी एसोसिएशन है आईएमए, इसके साथ बहुत सारी एसोसिएशन जैसे लायंस, रोटरी, डब्ल्यू और बहुत सारी डीमा, ये सब ने एसोसिएशन ने साथ दिया है, क्योंकि ये जो दर्दनाक कहानी हुई है ये एक डॉक्टर की नहीं है, ये हर एक लड़की की है, हर एक बहन की है जो हमारे देश के अंदर असुरक्षित महसूस करती है। हमारी बच्चियां हमसे पूछती हैं कि क्या हमारे साथ भी कल को यही होगा? हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर तभी मिलेगा जब हमारे पास लॉ आएगा, हमें सुरक्षा मिलेगी। तो मेरा एक यही कहना है कि महिलाओं के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। उसको ये कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए। अगर हमारी बेटियां सड़क पर निकलने से पहले हमसे 10 सवाल पूछती है और अगर उसके घर आने से पहले हमारे मन में ये भय है कि वो स्वस्थ और सही सलामत घर आ रही है। पूरे देश में कोलकाता रेप मामले को लेकर रोष है। अलग अलग जगह प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। करनाल में भी जहां मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल पर हैं, तो वहीं उनका साथ देने के लिए इंटर्न डॉक्टर्स भी मैदान में उतर आए हैं। अब उनका साथ बढ़ाने के लिए आईएमए और डेंटल एसोसिएशन भी आ गई है। सभी इस मामले को बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं और मांग रख रहे हैं कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले की सुनवाई करे और जल्द से जल्द आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो, डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आया जाए। वहीं परिवार को इंसाफ मिले और साथ ही साथ परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। इसी को लेकर आईएमए और आईडीए ने सुबह 6 से सुबह 6 बजे तक हड़ताल रखी है, जिसमें वो ओपीडी नहीं देख रहे हैं। वहीं इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। ऐसे में बस इसी बात को प्रमुखता के साथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। में सबको पता है क्या हुआ है, इस पे अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।
इस इंसिडेंट की वजह से हमारे करनाल स्टेट आईएमए और नेशनल आईएमए बहुत रोष है। सरकार से हमारी विनती है कि हमारे जो लेडीज डॉक्टर्स हैं उनको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि दिन ब दिन जो इंसिडेंट्स है वो बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर्स के साथ तो बढ़ी रही हैं, लेकिन जो लेडीज डॉक्टर्स हैं उनके साथ ज्यादा बढ़ रही हैं। हमारी इस टाइम जो हमने आज एक दिन की जो टोकन स्ट्राइक करी है वो आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह संडे 18 तारीख 6 बजे तक की है। इसमें हमारी ओपीडी सेवाएं और जो इलेक्टिव सर्जरी हैं वो सब बंद है, सिर्फ इमरजेंसी वाली सर्विसेज चल रही हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 9 अगस्त 2024 को अमानवीय घटना कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में हुई है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और हम बहुत शोक व्यक्त करते हैं। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि एक सेफ इन्वायरमेंट हमारी महिलाओं को, जो लोग किसी भी अस्पताल में, किसी भी मेडिकल कॉलेज या किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रदान करें, ताकि जो लेडीज हैं वो नाइट ड्यूटी करते हुए भी घबराएं ना और अपनी सेवाएं जनता को देते रहें। हरियाणा के यमुनानगर के मॉडल टाउन इलाके में फर्जी आईडी और फर्जी प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचने का मामला सामने आया है। यमुनानगर अपराध शाखा की हिरासत में आई ये महिला दिल्ली की निवासी परमजीत कौर है, जिसे गिरफ्तार करके 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है। तो वहीं अपराध शाखा के प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि यूएसएस के राकेश कपूर के दादा जीडी कपूर के नाम 1951 से मॉडल टाउन की प्रॉपर्टी थी, जिसे इस महिला ने एक फर्जी अलॉटमेंट लेटर के माध्यम से नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी बनवाकर उसे 2 करोड़ में बेच दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस संबंध में महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मामूली गांव का इस्लाम और एक डीलर अश्विनी सहित अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि यहां की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है और उसे मात्र 2 करोड़ में कैसे बेच दिया गया। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी संजय कुमार अपने गांव डाबड़ा पहुंचे। संजय का हिसार में जोरदार स्वागत किया गया। संजय ने भी अभिवादन करते हुए सबका धन्यवाद किया। गांव में पहुंचने पर महिलाओं ने पारंपरिक रूप से तिलक लगाकर और फूल बरसाकर संजय का स्वागत किया। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर संजय ने कहा कि इसके पीछे टीम के कोच और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत है। उन्होंने कहा कि इस बार के ओलंपिक में हम पदक का रंग बदलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। खुशी की बात यह है कि हम ओलंपिक्स में पदक जीतने में कामयाब हो पाए हैं। चंडीगढ़ से पहुंचे हॉकी कोच गुरविंदर सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश के लिए गर्व की बात है कि हम हॉकी खेल में एक बार फिर विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक हमारी हॉकी टीम ने जीते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी टीम में संजय का खेलना चंडीगढ़ और डाबड़ा गांव के लिए एक बड़ी बात है। बहुत ज्यादा है, पूरे इसने देश का नाम रोशन किया है, तो मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये है गांव ने मेरे को जन्म दिया, मान दिया, सम्मान दिया। मैंने गांव को ये सोच के मैंने ये बच्चे को तलाशने की कोशिश की। मैं अपनी मेहनत के बल पर आज ओलंपिक में मेडल लेकर आया, तो इससे बड़ी मेरे को खुशी है। संजय को आपने कोचिंग दी, संजय के अलावा और भी जो खिलाड़ी हैं वो गांव के आप तैयार कर रहे हैं, क्या रणनीति और किस हिसाब से आप तैयार कर रहे हैं कि आपके इस ग्राउंड से संजय की तरीके से और भी प्लेयर निकले और देश का प्रतिनिधित्व करें? आप कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप में जो टीम का जो कैप्टन है इंडिया का 2023 में जूनियर वर्ल्ड कप में जो हुआ था, उसके अंदर जो कैप्टन है वो रोहित है, वो मेरे गांव से बड़ा गांव का है। क्या कहेंगे इस उपलब्धि पे, जिस तरीके से भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता ओलंपिक में, लगातार दूसरा ओलंपिक और लगातार दूसरा ही मेडल? ये इसके पीछे बहुत हार्डवर्क है कोचिज का और प्लेयर्स का, कि जैसे पिछली बार आया मेडल बहुत सालों के बाद, तो उसके बाद इस बार उम्मीद थी कि हम मेडल का कलर चेंज करें और बहुत ज्यादा हार्डवर्क करें। तो चलो वो तो हो नहीं पाया, लेकिन हमने बैक टू बैक दूसरा मेडल जीता, तो बहुत ही खुशी की बात है।
और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारे लिए दुआ की। सबसे पहले तो ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम हॉकी में वर्ल्ड में अपना स्थान दोबारा बना चुके हैं। पिछली बार भी हम ब्रॉन्ज मेडल थे और अब भी ब्रॉन्ज मेडल थे। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात मुझे तो ये लगती है कि चंडीगढ़ के लिए और आपके गांव डाबरा के लिए कि उस टीम में जिसका मेडल आया उसका हमारा एक लड़का संजय भी एक मेंबर है। और यही कहना चाहूँ कि होनहार लड़के पूरे देश में हों और नेक्स्ट टाइम हम अब ब्रॉन्ज मेडल लिया तो नेक्स्ट टाइम हम कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशीला पदार्थ रखने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजय कुमार निवासी दादरा जिला लुधियाना पंजाब, अजय निवासी कालख जिला लुधियाना पंजाब को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 किलोग्राम अफीम, 70 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 15 अगस्त को एंटी नारकोटिक सेल की टीम अपराध तलाश में फील्ड में मौजूद थी। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा की गई है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उसमें हमने पिछले लगभग 1-1.25 महीने के अंदर पूरे स्टेट के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कमर्शियल क्वांटिटी के जो FIRs हैं, केसेस हैं, वो कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। और हाल ही में हमारी जो ANC की टीम है, एंटी नारकोटिक सेल, इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में उन्होंने एक बड़ी कमर्शियल खेप को पकड़ा है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस ने करीब 10 दिन पहले कंग कॉलोनी के घर में महिला को बंधक बनाकर लूट मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने लूट मामले की वारदात को सुलझाते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से चोरी किए हुए 50 लाख रुपए, करीब 700 ग्राम सोने के गहने भी बरामद हुए हैं। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने जानकारी साझा की। एक लगभग 10 दिन पहले कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला जो कि कंग कॉलोनी थानेसर के अंदर रहती थी, उसको बंधक बनाकर कुछ लोगों द्वारा उसके घर से सोने जेवरात की लूटपाट को अंजाम दिया गया था। तो उसके ऊपर हमने जो तफ्तीश थी वो CIA 1 को ट्रांसफर की थी और CIA 1 की टीम इंस्पेक्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में उन्होंने बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करते हुए जितने भी आस पड़ोस के CCTV कैमरास थे वो खंगाला। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ट्रांसफार्मर और सामान चोरी करने के 3 आरोपियों तथा चोरी का सामान खरीदने के 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने ट्रांसफार्मर चोरी करने के औजार सहित वारदात में प्रयोग की गई कार को भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि SDO बिजली विभाग पिपली कार्यालय से प्राप्त शिकायतों के माध्यम से बताया गया कि किसानों के खेतों से 20 kVA ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर लिया गया है, जिसे लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर चोरी हुए ट्रांसफार्मर के सामानों का आकलन किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात को अंजाम देने में शामिल थे।
किसानों की शिकायत पर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद किया है। पिछले कुछ दिनों से ट्रांसफार्मर की घटनाओं के अंदर घटनाएं देखी गई थी और इसमें प्राइमरीली लेटेस्ट 28-29 की जुलाई की रात को कुछ नामालूम लोगों द्वारा कडामी के एक किसान के खेत से 20 केवी का ट्रांसफार्मर चोरी किया गया था, जिसके बारे एसटीओ साहब लोकल द्वारा कंप्लेंट दी गई थी और उसके ऊपर सदर थाने सर के अंदर पर्चा दिया गया था। इसी के ऊपर काम करते हुए सीआईए शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के विशेष प्रयासों से सरस्वती नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव खेड़ी मारकंडा में 8.50 MLD क्षमता वाला नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP लगाया जाएगा। इस कार्य पर 30 करोड़ 16,65,000 रुपए की राशि खर्च होगी। ग्राम पंचायत द्वारा इस प्लांट को लगाने के लिए 2.5 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। ये प्लांट निसंदेह जनता के लिए हितकारी साबित होगा। शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि STP के प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। आगामी 1 या 2 दिन में टेंडर खुल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। इस प्लांट के लगने से सरस्वती नदी में जो गंदा पानी आता था, उससे लोगों को राहत मिलेगी। कुरुक्षेत्र में नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात को लेकर ढाई एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सरस्वती नदी में आ रहे गंदे पानी से जनता को राहत दिलाने के लिए STP का निर्माण किया जाएगा। देखिए, आज तक हमारे क्षेत्र में एक भी सीवर ट्रीटमेंट नहीं लगा था। हमने 2 सीवर ट्रीटमेंट लगाए, एक नरकातारी में लगाया, एक खेड़ी मारकंडा में लगाया और एक और खेड़ी मारकंडा के लिए गांव के लिए भी और पिपली तक एक और सीवर ट्रीटमेंट लगा दिया, हमने पास करा दिया है। उसका टेंडर मंगलवार को खुल जाएगा। 26 करोड़ रुपए का एक और सीवर। अब खेड़ी मारकंडा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि उनको सीवरेज का पूरा कार्य मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात, खुशी की बात है खेड़ी मारकंडा और आसपास के लोगों को। इसके लिए बहुत बड़ा, हम तो 20 साल आगे का विजन लेके चल रहे हैं। पीछे कर लो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।